गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में, 3 टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आज का जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, दैट इज स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप इन ए वायर। टॉपिक है हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप इन ए वायर। ठीक है, एक वायर में जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है उनके बीच में एक ग्राफ हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे और उस ग्राफ से समझेंगे कि कैसे एक वायर जो है उसके ऊपर स्ट्रेस लगाते हैं तो स्ट्रेन में कैसे चेंज आता है, और कब जो वायर है वो ब्रेक हो जाती है, किस पॉइंट पे जाके। इस सब के बीच में हमारे पास एक ग्राफ आएगा। ओके, तो यहाँ एक डायग्राम मैं बना देता हूँ। क्या है इसका जो डायग्राम है, देखिए एक डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है। तो इसमें हमारे पास ये जो आप देख रहे हैं ये एक वायर है, ठीक है, और यहाँ इसके साथ में एक ये वेट लगाया हुआ है। ये हमारे पास वेट है, ये एक वायर है। यहाँ इस वायर के साथ में अटैच किया हमने वी। वी यहाँ पर डिनोट कर रहा है वर्नियर कैलिपर को। वर्नियर कैलिपर एक स्केल होता है, और एम जो है, एम इज हेयर मेन स्केल, जिसपे हम मेजरमेंट लेंगे वायर की जो स्ट्रेस होगी वायर उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है हमें, देखिएगा हमने इस वायर के साथ एक वेट अटैच किया है। धीरे धीरे हम यहाँ पर इस वेट को इंक्रीज़ करेंगे। जैसे जैसे वेट इंक्रीज होता जाएगा, हमें पता है वायर जो है वो क्या होती जाएगी, स्ट्रेच होती जाएगी, क्योंकि इस वेट की वजह से फोर्स लगेगा। तो ये जो वायर है आपकी, एक साइड इसका फिक्स है, दूसरी तरफ वेट लटकाया हुआ है। जैसे जैसे वेट बढ़ेगा तो वायर जो है ये नीचे की तरफ स्ट्रेच होती जाएगी। तो स्ट्रेच होगी मतलब इसकी जो लेंथ है उसमें चेंज आएगा। इट मीन्स यहाँ पे स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी, और हम वेट लगा रहे हैं, वेट मतलब यहाँ पे फोर्स इस पे एक्सर्ट कर रहे हैं, तो स्ट्रेस। तो यहाँ हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, इसकी लेंथ में चेंज आएगा, तो यहाँ पे स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो हमें अब जो ग्राफ बनाना है, एक ग्राफ हमें प्लॉट करना है किस किस के बीच में, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में एक ग्राफ इस एक्सपेरिमेंट से हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, एक वायर हमने ली है, इस वायर में हमें जो है ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इन दोनों के बीच में ग्राफ हमें बनाना है। ठीक है, अब देखिए हर मटेरियल के लिए एक इलास्टिक लिमिट होती है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि इलास्टिक लिमिट तक हम अगर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं और उसके बाद में यदि हम स्ट्रेस को हटा लेते हैं तो ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी इनिशियल शेप में चला जाता है। अगर हम इलास्टिक लिमिट के बाद में और ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उसके बाद में वो ऑब्जेक्ट कभी भी अपनी इनिशियल शेप में, ओरिजिनल शेप में नहीं जा पाता है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, इस वायर पर धीरे धीरे स्ट्रेस बढ़ाते जा रहे हैं। इसकी इलास्टिक लिमिट तक तो क्या होगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। स्ट्रेस बढ़ेगी, स्ट्रेन भी बढ़ेगी। ठीक है, कब तक, जब तक इलास्टिक लिमिट तक हम पहुँचेंगे। इलास्टिक लिमिट के बाद में क्या होगा, थोड़ी सी भी स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, स्ट्रेन में जो चेंज आएगा वो ज़्यादा आएगा। ठीक है, और फिर यदि हम वहाँ इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेस लगाने पर अगर फोर्स हटा लेते हैं उससे, डिफॉर्मिंग फोर्स, तो वो वायर कभी भी अपनी ओरिजिनल शेप को अटेन नहीं कर पाएगी। मतलब उसमें परमानेंटली एक डिफेक्ट जो होगा वो सेट हो जाएगा। मीन्स अगर आपके पास मान लो 5 मीटर लंबी वायर है, उसकी इलास्टिक लिमिट से आपने ज़्यादा उसके ऊपर फोर्स लगा दिया, तो इलास्टिक लिमिट के बाद में जो हम फोर्स लगाएंगे तो उससे उस वायर की जो लेंथ है वो परमानेंटली बढ़ जाएगी। मतलब दोबारा से वो इनिशियली 5 मीटर की नहीं होगी, 5.1 5.2 मीटर की हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है,
जब तक हमारा जो लिमिट है इलास्टिक लिमिट तक, तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास ग्राफ में मिलेगी। ये एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी इलास्टिक लिमिट तक। ये हमने पॉइंट नाम दे दिया O। दिस पॉइंट इज A। यहाँ पर ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज A। तो A जो है, A पर स्ट्रेस हो गई मान लो इतनी। A पर जो स्ट्रेस है वो आपके पास इतनी है, ठीक है। यहाँ तक तो क्या है, तो ये जो OA है, OA यहाँ पर क्या होगा, OA इज इलास्टिक रेंज, इलास्टिक रेंज होगी, ठीक है। कि अगर हम इतनी स्ट्रेस तक तो लगाते हैं, उसके बाद में फोर्स हटा लेते हैं, तो वापस से वो अपनी ओरिजिनल शेप में चली जाएगी। लेकिन यदि हमने स्ट्रेस जो है वो इससे ज़्यादा अप्लाई किया, किससे, इलास्टिक लिमिट से, तब क्या होगा, थोड़ी सी भी स्ट्रेस अगर हम बढ़ाते हैं तो स्ट्रेन जो है उसमें चेंज ज़्यादा आएगा। तो ग्राफ जो है हमारा स्ट्रेट लाइन ना जाकर इस पॉइंट के बाद में ग्राफ आपका किस तरीके से जाएगा, तो ऐसे कर्व ग्राफ आएगा हमारा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ आपके पास मान लिया हमने ये पॉइंट है बी पॉइंट, ठीक है। तो ये जो बी पॉइंट है यहाँ पर ए पॉइंट से आगे यदि हम बी पॉइंट तक जो स्ट्रेस अप्लाई करते हैं और उसके बाद में यदि हम स्ट्रेस को हटा देते हैं, तो वापस से वायर जो है अपनी ओरिजिनल शेप को गेन नहीं कर पाएगी। इट मीन्स अगर हम बी पॉइंट पे पहुँच के स्ट्रेस को हटा दें तो हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमें एक परमानेंट डिफेक्ट मिलेगा। इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने O डैश। तो ये जो आपके पास आएगी, ये इतनी स्ट्रेन यहाँ से यहाँ तक, दिस इज कॉल्ड परमानेंट सेट आफ्टर इलास्टिक लिमिट। तो O डैश जो है, दिस इज परमानेंट सेट, ठीक है। तो हम A से B तक देख रहे हैं कि हम स्ट्रेस थोड़ी सी अप्लाई कर रहे हैं, स्ट्रेन में चेंज ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अब जो ग्राफ है वो आपका एक स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, मतलब हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा ग्राफ ए पॉइंट के बाद में, इलास्टिक लिमिट के बाद में। तो अब यदि हम इसमें क्या करते हैं, बी पॉइंट से आगे अगर हम स्ट्रेस नहीं लगाते हैं या थोड़ी सी स्ट्रेस बढ़ाते हैं, तो हम क्या देखेंगे कि बियॉन्ड द बी पॉइंट से आगे हमारे पास क्या मिलेगा आपको, कि जो स्ट्रेस, थोड़ी सी भी स्ट्रेस अगर हमने लगाई है तो उसमें स्ट्रेन जो है वो आपके पास मिलेगी। तो ये ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से होगा। कैसे, इसके बाद में हमें उस वायर में क्या देखने को मिलेगा कि उस वायर के अंदर अगर हम स्ट्रेस नहीं लगा रहे हैं, फिर भी वायर में जो स्ट्रेन है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और ऐसा जो है ये आपका मान लो यहाँ पर पॉइंट है P से लेकर C पॉइंट तक हमें बियॉन्ड द P क्या होगा, P से आगे जो है हमारे पास एक इर्रेगुलर वेवी लाइन मिलेगी। ये जो आपके पास दिखाई दे रही है, दिस इज इर्रेगुलर वेवी लाइन, जो कि क्या बताएगी, किसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो स्ट्रेन है P से लेकर C तक, स्ट्रेन जो हो रही है वो क्या होती जा रही है, इट मीन्स जो स्ट्रेन है वो इंक्रीज होती जा रही है विदाउट एनी इंक्रीज इन स्ट्रेस। तो यहाँ P से C तक स्ट्रेस जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन स्ट्रेन जो है वो बढ़ती जा रही है। इसका मतलब जो वायर है, जब उस वायर पे हमने वेट लगाया P के बाद में, तो यहाँ पर वेट, इस पर आपको स्ट्रेस जो है यहाँ पर हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं और एक्स्ट्रा, लेकिन हम देखेंगे कि जो वायर है वो नीचे की तरफ खिंचती जाएगी। कब, P से लेकर C तक। और जब C पर पहुँच जाएंगे हम, तो इसके बाद में अगर हम थोड़ी सी स्ट्रेस और बढ़ाते हैं, यहाँ थोड़ी सी स्ट्रेस और अगर हम बढ़ाते हैं बियॉन्ड द C पॉइंट, तो C से आगे हमें क्या मिलेगा, एक
ग्राफ मिलेगा इस तरीके का कर्व, ऐसे ये आपका ग्राफ मिलेगा। ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट आपका डी है, और इस तरीके का एक ग्राफ हमें मिलेगा ई तक। तो ये जो आपका ग्राफ है बियॉन्ड द पॉइंट सी, द ग्राफ है जो आपका सी डी ई ग्राफ है, ये आपको ये शो कर रहा है कि हमने थोड़ी सी भी स्ट्रेस अप्लाई की है तो यहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे उस वायर के अंदर नेक्स्ट और वेस्ट, मतलब उसके अंदर डिफेक्ट आना स्टार्ट होगा और वो वीकर होती जाएगी, कमज़ोर होती जाएगी। और फाइनली जब ई पॉइंट पे, ये जो आपके डी है, डी पॉइंट पे जो स्ट्रेस होगी उसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस, मतलब वो वायर टूटना शुरू हो जाएगी इतनी स्ट्रेस पर। तो डी पॉइंट पर जो स्ट्रेस होगी वो कितनी होगी, तो डी पॉइंट पर स्ट्रेस आपकी, यहाँ पर जो डी पॉइंट है, इस डी पॉइंट पर आपके पास जो स्ट्रेस होगी इतनी स्ट्रेस, डी पॉइंट पर जो स्ट्रेस है दिस इज डी डैश। तो यहाँ आपके पास डी जो है वो ब्रेकिंग पॉइंट है उस वायर के लिए, और जो आपके पास है ब्रेकिंग, और लास्ट में फाइनली जो है ई पॉइंट, दिस इज ई जो पॉइंट है ये आपके लिए क्या है, ब्रेकिंग पॉइंट है। तो यहाँ जाके वायर जो है वो आपकी ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए इस ग्राफ में क्या चीज़ है, एक बार दोबारा बताता हूँ मैं। शुरू में हमने उस वायर पे वेट लगाना स्टार्ट किया, तो वेट बढ़ाते गए हम धीरे धीरे, वेट जैसे जैसे बढ़ाते गए तो क्या देख रहे हैं हम कि वायर जो है स्ट्रेच होती जाएगी, उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी जब तक इलास्टिक लिमिट, तो ओ से लेकर ए तक इलास्टिक लिमिट है, तब तक आपके पास स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। इसके बाद में हमने थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाया, स्ट्रेन में जो चेंज आएगा वो ज़्यादा आएगा ए से लेकर बी तक, और ग्राफ जो है हमारा वो कर्व आएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा ये। ठीक है, बी पॉइंट के बाद में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हम इसके बाद में स्ट्रेस अप्लाई नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेस कांस्टेंट है, लेकिन जो स्ट्रेन है वो आपकी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, मतलब जो वायर है वो वीक होती जा रही है। और जब हम सी पॉइंट से आगे थोड़ा सा और स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, वो जो वायर है उस वायर का जो टूटने की वो होती है, मतलब वो वायर टूटने वाली होगी। तो जो डी पॉइंट है, डी पॉइंट पर आपका जो है वो जो स्ट्रेस होगी, दैट स्ट्रेस इज कॉल्ड ब्रेकिंग स्ट्रेस। और आगे चल के फिर आपकी जो ई पॉइंट पर है ये वायर क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, मतलब ये जो पॉइंट है उसका ब्रेकिंग पॉइंट कहलाएगा। तो इस ग्राफ से हमारे पास स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में हम कर्व ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ ये जो ओ डैश है ये परमानेंट सेट है, कब, जब उस वायर को उसकी इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा हमने खींच दिया है। ठीक है, तो यहाँ ये जो ग्राफ है, ये पूरा ग्राफ आपको बताता है एक वायर के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो ग्राफ बिहेव है कैसा होगा। तो ये 4 पॉइंट्स हम लिखेंगे इसमें। तो यहाँ पर जैसे इसको एक्सप्लेन करें ग्राफ को, तो कुछ पॉइंट्स हैं फ्रॉम कर्व, इस कर्व से हमारे पास क्या क्या पॉइंट मिलेंगे। फर्स्ट पॉइंट है जो पोर्शन ओ ए है, जो पोर्शन ओ ए है ग्राफ का वो आपको क्या दिखाता है, शोज दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इट मीन्स यहाँ पर हुक्स लॉ ओबे होता है। क्लियर, ओ से लेकर ए तक। सेकंड पॉइंट क्या है, बियॉन्ड ए, ए से आगे, ए से आगे हमें क्या मिलेगा, ग्राफ इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। ग्राफ इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। तो ओ से आगे ग्राफ आपका ए से आगे जो ग्राफ हो स्ट्रेट लाइन नहीं है, बट एक कर्व्ड लाइन। लेकिन यहां पर हमें क्या मिल रही है, कर्व्ड लाइन मिल रही है। ठीक है, तो इस रीजन में क्या है, फॉर स्मॉल स्ट्रेस, फॉर ए स्मॉल इंक्रीज इन स्ट्रेस,
there is larger increase in strain। ये आपके पास ए से आगे का ग्राफ एक्सप्लेन करता है कि इस ए पॉइंट से आगे हम स्ट्रेस को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। स्ट्रेस में जो चेंज आ रहा है ए से बी तक वो कम है, और जो स्ट्रेन में जो चेंज है वो आपके पास क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, इससे आगे जो थर्ड पॉइंट है, नेक्स्ट जो पॉइंट है थर्ड, वो क्या है, बियॉन्ड पॉइंट पी, पी पॉइंट से आगे ग्राफ रिप्रेजेंट एन irregular wavy line। It represent that without change in stress, without change in stress, the strain increases। ठीक है, तो ये आपके पास P पॉइंट से आगे जब हम जाते हैं, P पॉइंट से आगे P से C तक, तो इस पूरे उसके लिए ग्राफ के लिए यहाँ पर इस लाइन के लिए P से C तक हमारे पास स्ट्रेस कांस्टेंट है, लेकिन स्ट्रेन जो है वो बढ़ती जा रही है और वायर धीरे धीरे वीकर होती जाएगी, मतलब टूटने लग जाएगी। तो तीसरा पॉइंट ये बताता है आपको। चौथा पॉइंट जो है ये आपके पास क्या है, C से आगे बियॉन्ड पॉइंट C, पॉइंट C से आगे क्या मिलेगा, ग्राफ इज कर्व्ड लाइन CDE। ठीक है, और ये क्या शो करता है, इट शोज दैट if the wire is loaded by a small stress, ठीक है, तो यदि वायर को हमने थोड़ा सा भी स्ट्रेस वो किया है तो जो वायर है, then the wire starts to break। और वायर जो है वो आपके पास टूटने लग जाएगी, और जो ये ई पॉइंट डी पॉइंट है वो आपका ब्रेकिंग स्ट्रेस होगा, और ई जो पॉइंट है वो उसका ब्रेकिंग पॉइंट होगा। तो ये आपके पास पूरा जो ग्राफ है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में, उसको ये एक्सप्लेन करता है। तो इस तरीके से स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में हमारा ग्राफ आएगा। ठीक है, तो ये आपको करना है इसमें। क्लियर? तो अच्छे से इसको पढ़ेंगे, इसकी थ्योरी को प्रॉपरली बुक से रीड करेंगे। ये मैंने शॉर्ट पॉइंट्स लिखे हैं, तो आपको डिटेल से पूरा बुक से रीड करना है एक बार। स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो ग्राफ है, इन ग्राफ्स को देखते हुए हम जो है क्लासिफिकेशन करते हैं मटेरियल्स का, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो ग्राफ आया है, इसको देखते हुए हम जो मटेरियल्स को क्लासिफाई करते हैं, मटेरियल्स को डिवाइड करते हैं किस किस उसमें। तो पहला डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल्स क्या होते हैं, ये वो मटेरियल जो आपके पास क्या शो करते हैं, लार्ज प्लास्टिक रेंज बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट। दीज शो large plastic range beyond elastic limit। मतलब यहाँ पर अगर हम ग्राफ देखें इसके लिए, स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो ग्राफ आता है डक्टाइल मटेरियल के लिए, तो वहाँ पर हमें जो देखने को मिलेगा, जो ब्रेकिंग पॉइंट है
वो आपके पास काफ़ी ज़्यादा दूर होता है, किससे? इलास्टिक जो लिमिट होती है उससे। तो ऐसे मटेरियल्स का जो आपके पास ग्राफ आएगा वो किस तरीके का मिलेगा स्ट्रेस और स्ट्रेन का? यहाँ पर अगर जो हम डक्टाइल मटेरियल्स के लिए ग्राफ देखें स्ट्रेस और स्ट्रेन का, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो ग्राफ मिलेगा इसमें हमारे पास इस तरीके से स्ट्रेट लाइन, ये जो पॉइंट है दिस इज इलास्टिक लिमिट, और इसके बाद में हमारा जो ब्रेकिंग पॉइंट आएगा, इसके बाद में हमारे पास जो ब्रेकिंग पॉइंट आएगा E और ये पॉइंट A। तो ब्रेकिंग पॉइंट और इलास्टिक लिमिट के बीच में काफ़ी गैप होता है, मतलब ये मटेरियल्स जो है काफ़ी देर के बाद में टूटना स्टार्ट होते हैं। ऐसे मटेरियल्स का एग्जांपल जैसे हमारे पास कॉपर है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम, ये सारे मटेरियल्स जो है आपके डक्टाइल मटेरियल है, मतलब जिनको हम लंबा खींच सकते हैं, जिनकी वायर्स बनाई जाती हैं। तो ऐसे मटेरियल्स जो काफ़ी लंबा खींचने के बाद में टूटते हैं उनको हम बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल्स। नेक्स्ट जो है ब्रिटल मटेरियल्स, ऐसे मटेरियल्स जिनके अंदर जो है बहुत ही स्मॉल प्लास्टिक रेंज को दिखाते हैं। दीज शो वेरी स्मॉल प्लास्टिक रेंज बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट। और ऐसे मटेरियल्स के लिए जो ब्रेकिंग पॉइंट और इलास्टिक लिमिट है वो बिल्कुल पास पास लाई करता है। तो इसका जो ग्राफ आएगा हमारे पास स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो ग्राफ मिलेगा ऐसे मटेरियल्स के लिए, तो ऐसे मटेरियल्स के लिए जो ग्राफ आएगा स्ट्रेस और स्ट्रेन का वो कैसा आएगा देखिए। तो यहाँ पर कुछ लिमिट तक जो इलास्टिक लिमिट है, जो हमारे पास इलास्टिक लिमिट है ए पॉइंट पर इलास्टिक लिमिट, और जो इसका ब्रेकिंग पॉइंट होगा मतलब ऐसे मटेरियल्स को यदि इलास्टिक लिमिट से थोड़ा सा भी ज़्यादा खींचा जाएगा तो ये जो मटेरियल्स है ये क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं बहुत जल्दी। और जो डक्टाइल मटेरियल है ये जल्दी ब्रेक नहीं होते हैं। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। तो ऐसे मटेरियल्स के अंदर जो एग्जांपल है हमारे पास जैसे कास्ट आयरन, कच्चा लोहा, ठीक है, ऐसे जो एग्जांपल है। दूसरा जो ग्लास, इन मटेरियल्स को जब हम इन इलास्टिक लिमिट से थोड़ा सा भी ज़्यादा खींच देते हैं, स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, तो ये जल्दी ही ब्रेक हो जाते हैं। और जो डक्टाइल मटेरियल्स हैं वो इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होते हैं। तो उनका ग्राफ जो आपको दिखाया है ऊपर, दोनों का ग्राफ ध्यान से अगर देखें हम तो इसकी इलास्टिक लिमिट और ब्रेकिंग पॉइंट के बीच में काफ़ी गैप है। और इसमें क्या है, इलास्टिक लिमिट और ब्रेकिंग पॉइंट नज़दीक लाई करते हैं, मतलब तुरंत ही ब्रेक हो जाएंगे ये इलास्टिक लिमिट के बाद में। तो ये इसमें सेकेंड टाइप ऑफ मटेरियल्स आते हैं। इसके बाद में जो है थर्ड टाइप ऑफ मटेरियल्स जिनको हम बोलते हैं इलास्टोमर्स। तो थर्ड टाइप के जो मटेरियल्स हैं इलास्टोमर्स, इलास्टोमर्स जो मटेरियल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, जो हमारा इलास्टोमर्स डक्टाइल और ब्रिटल है इनसे अलग टाइप के होते हैं ये। और इनमें जो ग्राफ आता है हमारे पास इन मटेरियल्स के अंदर, जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ आता है वो आपके पास स्ट्रेट लाइन नहीं होता है इलास्टिक लिमिट तक। जैसे हमने ऊपर दो मटेरियल्स पढ़े हैं, इन दोनों मटेरियल्स में हम देख रहे हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का ग्राफ इलास्टिक लिमिट तक, जैसे इसमें देखें हम ऊपर के दोनों ग्राफ्स को अगर देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ए पॉइंट तक जो इलास्टिक लिमिट है यहाँ तक ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन जाता है, मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। लेकिन इलास्टोमर्स में क्या होता है, इलास्टोमर्स में ये ग्राफ आपका स्ट्रेट ना जाकर किस तरीके से कर्व होता है, ऐसे इस तरीके से कर्व होता है,
ठीक है, स्ट्रेट लाइन ना होके कर्व होता है, मतलब यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रेस लगाते हैं और स्ट्रेन जो है वो प्रोड्यूस ज़्यादा होती है। तो ऐसे जो मटेरियल्स हैं, उन मटेरियल्स के अंदर जैसे हमारे पास एग्जांपल आ गया रबड़, ठीक है। तो ये आपका जो रबड़ है वो आपका एक इलास्टोमर्स मटेरियल्स है, जिनके अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो ग्राफ है वो आपका स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। ओके, तो यहाँ आपके पास जो इलास्टिक लिमिट है, तो ये तीसरे टाइप का जो मटेरियल्स है, तो ऐसे मटेरियल्स के अंदर जो प्लास्टिक रेंज है वो कुछ नहीं होती है। तो ब्रेकिंग पॉइंट जो लाइज करता है वो बिल्कुल इलास्टिक लिमिट के नज़दीक लाई करेगा इनके लिए भी। तो ऐसे मेटल्स के लिए जो ब्रेकिंग पॉइंट है ई, वो इलास्टिक लिमिट के नज़दीक ही लाई करता है, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच में जो ग्राफ आएगा और उसके बेस पे जो मेटल्स का क्लासिफिकेशन है वो हमने किया। स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ, उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नोट डाउन करने हैं, और जो मटेरियल्स हैं, कितने टाइप्स के मटेरियल्स होते हैं, उनका हमने क्लासिफिकेशन डिवीज़न किया है। तो ये आपका हो गया इलास्टिक स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ग्राफ। इसके बाद में हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या होता है, देखिए। हमने पढ़ा है कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की जो कॉन्फ़िगरेशन है चेंज हो जाती है ना। कोई रबड़ है हमारे पास, उसको हमने स्ट्रेच किया तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। जैसे ही हम उसके ऊपर से फोर्स हटाते हैं तो रबड़ जो हो दोबारा से अपनी इनिशियल शेप को अटेन करना चाहता है और ये अटेन करता भी है, ठीक है। कुछ मटेरियल्स हमारे पास ऐसे होते हैं कि जैसे ही हमने डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाया तुरंत की तुरंत वो अपनी जो है ओरिजिनल शेप उसको पा लेते हैं, और कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप को पाने में कुछ समय लगाते हैं। तो यहाँ पर जो समय लगेगा, जो डिले होगा, जैसे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, तो डिफॉर्मिंग फोर्स जैसे लगाएंगे हम तो क्या होगा, उसकी शेप में चेंज आएगा। जैसे मान लो मेरे पास कोई एक प्लास्टिक का पेन है, ठीक है, एक कोई प्लास्टिक का पेन है जो नॉर्मली बॉल पॉइंट पेन यूज़ करते हैं इस तरीके से, और उस प्लास्टिक के पेन पे हमने स्ट्रेस लगा रखा है, मतलब एक फोर्स अप्लाई कर रखा है, डिफॉर्मिंग फोर्स। उसका एक एंड अपने हाथ में पकड़ के इस तरीके से हमने यहाँ पे फोर्स लगाया, तो यहाँ पर ये जो आपका पेन है ये इस तरीके से मतलब कुछ बेंड हो गया ऐसे, ठीक है। जब हमने फोर्स लगाया डिफॉर्मिंग फोर्स, तो जब हम इस डिफॉर्मिंग फोर्स को यहाँ से हटाएंगे तो क्या करेगा ये पेन धीरे धीरे से अपनी इस ओरिजिनल शेप को अटेन करेगा। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जैसे ही हमने उस डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाया तुरंत अपनी ओरिजिनल शेप को गेन कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है, कुछ समय लग जाता है, कुछ डिले होता है। तो जो टाइम का डिले है, तो द टेम्पररी डिले in regaining the original shape after removal of deforming force is called elastic after effect। दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप को पाने में जो समय लगाएगी जो ऑब्जेक्ट है, उस समय को जो बोलते हैं, उस डिले को जो कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। ओके, छोटी सी एक डेफिनेशन है।
छोटी स्टेटमेंट है, इसको आपको नोट करना है। इसके बाद में जो है हमारा वो भी एक छोटी सी स्टेटमेंट है, इलास्टिक फैटिग। इलास्टिक फैटिग क्या है, देखिए हम किसी भी चीज़ को अगर बार बार, जैसे हमारे पास कोई तार है, उस तार को हम बार बार बेंड करते हैं, फिर सीधा करते हैं, फिर बेंड करते हैं, फिर सीधा करते हैं, तो बार बार इस तरीके से उसको हम बेंड करते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स लगाकर, तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो मटेरियल्स अपनी इलास्टिक बिहेवियर को खो देता है, कि बार बार से आप उसको बेंड करते हैं, फिर दोबारा स्ट्रेट करते हैं, फिर बेंड करते हैं, फिर स्ट्रेट करते हैं, मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, फिर हटा लेते हैं, फिर लगाते हैं, फिर हटाते हैं। बार बार ऐसा करने से क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो अपने इलास्टिक बिहेवियर को क्या कर देता है, खो देता है। तो या उसका कहे कि मुझे इलास्टिक बिहेवियर है वो कम हो जाता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, दिस इज कॉल्ड इलास्टिक फैटिग। तो इलास्टिक फैटिग क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलास्टिक बॉडी। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलास्टिक बॉडी, of an elastic body by virtue of which its behavior becomes less. Its behavior become less elastic under the action of repeated, less elastic under the effect of या under the action of repeated मतलब बार बार से alternating deforming force। किसी भी ऑब्जेक्ट पे बार बार से हम एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं, तो कुछ समय के बाद में वो ऑब्जेक्ट अपनी इलास्टिक जो प्रॉपर्टी है उसको खो देता है, या हम ये कहें कि उसकी जो इलास्टिक बिहेवियर है वो कम हो जाता है। तो इस जो कंडीशन को, इस प्रॉपर्टी को हम जो बोलते हैं उस ऑब्जेक्ट की क्या कहा जाएगा, इलास्टिक फैटिग। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इतना हमें इसमें करना है। नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करेंगे वो एप्लीकेशन पढ़ेंगे इलास्टिसिटी की, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, और उसके बाद में फिर आपका ये जो सॉलिड का जो चैप्टर है ये आपका ख़त्म होगा। एक टॉपिक बचेगा पॉइजन रेशियो और इलास्टिक एनर्जी ऑफ स्ट्रेस वायर। तो इस टॉपिक में अभी आपको यहाँ तक करना है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नेक्स्ट टॉपिक्स की बात करते हैं, एप्लीकेशंस इलास्टिसिटी की। तो यहाँ तक आपको इसमें लिखना है। ओके।